नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। बहुत आसान तरीका है कि अगर किसी चीज को किसी के बीच में पारित करना हो तो तीन आदमी को इकट्ठा कर लिए, जिसमें दो जो है चोर चोर मौसेरे भाई हों और एक कोतवाल हो। तो उस वक्त कोतवाल अगर अपना सर भी पटकता रहे तो उसकी नहीं चलती है। जीत हमेशा चोर चोर मौसेरे भाई की होती है। ये बातें मैंने इसलिए कही ताकि आपके चेहरे पे थोड़ा सा हंसी और खुशी आ जाए, क्योंकि आजकल समाचारों में सिर्फ हर तरफ यही सब खबरें आती। कहीं सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं पे बेरोजगारी का आलम है, कहीं पे छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं भगदड़ मच रही है, कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच रही। इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा चंद बातें ऐसी कर ली जाए जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाए। लेकिन जिस विषय पे मुझे बात करनी है वो करनी है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को भारत के नए सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बताया जा रहा है कि नए कानून के तहत की गई है, जिसके अनुसार ज्ञानेश कुमार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। यह नए कानून के तहत पहले हैं। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहिए था। इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के बावजूद की गई, जो लोकतंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। इस प्रकार नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राजनीतिक दलों के बीच में जो मतभेद है वो साफ रूप से सामने आ रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं की स्वतंत्रता यानी आजादी और निष्पक्षता पर महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने सोमवार को ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी। राजीव कुमार 18 फरवरी यानी आज सेवानिवृत्त हो गए। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। याद रखिए कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वो इन चुनावों के प्रभारी होंगे और चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इसके अलावा 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में होंगे। अब ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि आखिर इन चुनावों में नतीजे कैसे निकल के सामने आएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आखिर ये ज्ञानेश कुमार जी हैं कौन। केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे। उन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद की थी, जिसके बारे में काफी हंगामा और चर्चा हुई थी। वो मई 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में सचिव थे। उनके पास गृह मंत्रालय में काम करने का 5 साल का तजुर्बा है। पहले मई 2016 से सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में और फिर सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के रूप में उन्होंने काम किया था। उन्होंने कानपुर में आईआईटी कानपुर यानी भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। कुमार ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की भी पढ़ाई की है। उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने से जुड़ी मसौदा समिति में भी अहम भूमिका निभाई थी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते हुए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उससे जुड़े हुए दस्तावेजों को संभालने की जिम्मेदारी भी निभाई थी। वो पिछले साल सहकारिता मंत्रालय से सचिव की शक्ल में काम करते हुए रिटायर हुए थे। इन सब अनुभवों का जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके रूप में उनको ये इनाम मिला है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी अब भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त होंगे। 1989 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी विवेक जोशी ने पिछले साल 1 नवंबर को केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद
हरियाणा के मुख्य सचिव का ओहदा संभाला था। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में शामिल जोशी हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में उपायुक्त रहने के साथ ही निगरानी और समन्वय के प्रमुख सचिव तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सीईओ के रूप में काम कर चुके जोशी 2014 से 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। तब वो सार्वजनिक खरीद नीति तैयार करने में सरकार को मशवरा दिया करते थे। इससे पहले केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय 2010 से 2014 में संयुक्त सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बाल अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काफी काम किया। राहुल गांधी ने भी इस मसले पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाई और ये कहते हुए कि सरकार ने चुनाव आयुक्त के लिए 5 नाम भेजे थे जिन्हें उन्हें खारिज कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है और इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार ऐसे काम क्यों करती है जिसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये सही है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या सरकार को इंतजार करना चाहिए, या सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि वो जो फैसले लेना चाहेगी वो बगैर विपक्ष को भरोसे में लिए हुए ले लेगी? क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काफी कड़े शब्दों में इस पर आवाज उठाई है और इसके अलावा भी कांग्रेस के और दूसरी विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने भी इस पर आवाज उठाई है। लेकिन सवाल वही है कि इस वक्त आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, जिसके ऊपर लेकर के काफी चर्चाएं हुई और काफी इल्जामात लगाए गए, खास तौर से उन फर्जी वोटर्स का जिनके बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया और जगहों पे भी सवाल किया कि आखिर ये लाखों मतदाताओं की संख्या अचानक इतनी जल्दी कैसे जुड़ गई और ये मतदाता कहां से आ गए। इसके बारे में जो निष्पक्ष मीडिया है वो कहीं ना कहीं सही बातें जनता के सामने पेश कर रही है। हालांकि गोदी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में ही बातें करती हुई नजर आ रही है। आज भी तमाम जो गोदी चैनल्स हैं जिनके ऊपर ऐसे एंकर्स जो चाटुकार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे थे कि जो नियुक्ति किया है वो सरकार ने बिल्कुल नए नियम के अनुसार किया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या नए नियम सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था? क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग नहीं था? क्या इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आने वाला नहीं था? सवाल वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज कर लिया है या सुप्रीम कोर्ट को अपने चंगुल में ले लिया है? देश की जनता कहीं ना कहीं इस चीज को देख रही है, लेकिन जो धर्म के नाम पर अफीम देश की जनता को चटाई गई है उसका नशा अभी जनता पर से नहीं उतर रहा है। तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही जनता के सामने, चाहे वो प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा हो, वहां पर क्या हुआ उसके बारे में जो ऐसे चैनल्स हैं जो सरकार के फेवर में बात कर रहे हैं उन्होंने हमेशा यही दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग हाथ मिलाने के लिए उत्सुक रहे, किस तरीके से प्रधानमंत्री के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो बातें निकल के सामने आई वो यही थी कि कहीं ना कहीं हर कदम पे देश के प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देने से कतराते रहे, चाहे वो अडानी विषय पे हो या किसी दूसरे विषय पे हो। सवाल वही है कि आखिर हमारे देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? क्या हमारे देश की डंका दुनिया में वास्तव में बज रहा है या सारी दुनिया हमें किसी दूसरी नजरों से देख रही है और वक्त का इंतजार कर रही है? शायद देश की जनता भी आने वाले समय का इंतजार कर रही है, क्योंकि आने वाला समय कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रियाकलाप चल रहे हैं, जिस तरीके से एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं देश में, जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, वो यही बताते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं तस्वीर बहुत अच्छी नजर आने वाली नहीं है।
बहरहाल वक्त का इंतजार कीजिए और देखते रहिए यूनिट न्यूज अलर्ट। नमस्कार।